जी भैया पहला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए कि आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। अभी दरअसल ये हाल ही में न्यूज में रहा है। देखिए EWS इसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कहते हैं जी भैया, इसे जो है अभी हाल ही में न्यूज में रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया था, इसकी जो वैधानिकता को लेकर के प्रश्न चिन्ह था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिक तौर पर सही है या गलत है, तो उससे संबंधित जो प्रश्न हुए थे उस पर अपना जजमेंट दिया था। उन्होंने इसे क्या वैध ठहराया था। ठीक है, अब इसके वैध ठहराए जाने के बाद काफ़ी सारे प्रश्न, लेकिन हमारे पेपर के लिए जरूरी नहीं है ना, हमारे आपको अलग से जानना हो तो आप जान सकते हैं, लेकिन पेपर के लिए इतना जरूरी है बस ये है कि इसे वैध ठहराया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये कौन संविधान संशोधन था भैया, 103वां। कौन सा, 103वां संविधान संशोधन है। और इसके अंतर्गत क्या, जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमी मतलब क्या आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर हैं उन्हें क्या 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और ये एक चीज़ और जान चले, ये केस क्या था ये जान लीजिए, जनहित अभियान। जी भैया एक केस का नाम जान लीजिए, ये केस भी आपसे प्रश्न में डायरेक्ट पूछ सकता है, डिपेंड करता है आप क्या। और वर्सेज क्या था, यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। ठीक है, समझ गए, जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस था जिसमें वर्डिक्ट दिया गया कि ये सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जो है कर दिया गया, बताइए। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में फाइनली अब पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जो है लागू कर दिया गया है। पहले जो है कुछ और थे, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ ना भैया, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तीन शहरों में, वो तीन शहर कौन कौन से हैं, आगरा है, ठीक है आगरा है, दूसरा है आपका क्या गाजियाबाद, और तीसरा है आपका क्या यहाँ पर प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। तो इन तीन शहरों में और जो है इन्होंने क्या कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया है। कमिश्नरी सिस्टम में पता है क्या होता है कि इसमें जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, जिसे CP कहते हैं, वो जो है पूरी पुलिस का हेड हो जाता है। और नॉर्मली जहाँ पर जैसे जो जिलाधिकारी होता है तो वहाँ पर वो क्या करता है, वो जैसे उसका हेड तो क्या कहते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस का भी हेड वहाँ पर DM होता है। समझ गए, ये अंतर होता है दोनों में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कुल कितने, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है 7। जी भैया टोटल 7 हो गए। देखिए 3 तो ये थे, 4 पहले से कौन थे, लखनऊ, क्या था उसके पहले कानपुर। ठीक है, देखिए मैं 7 का नाम बता दे रहा हूँ, लखनऊ, कानपुर, नोएडा और वाराणसी। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बोलते बोलते बीच में स्लो हो जाऊँ उसका मतलब ये नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं दरअसल लिखने में बिजी हो जाता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भैया, समझ गए क्या है कैसे। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आधार संबंधित नए नियम के अनुसार, जी भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आधार संबंधित नए नियम के अनुसार कितने साल में एक बार आधार रखने वालों को जो है दस्तावेजों को अपडेट कराना पड़ेगा। जी भैया दरअसल जो UIDAI है इसने एक नया सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर में ये कहा गया है कि देखिए अगर आप आधार कार्ड रखें ठीक है, लेकिन आपको एक नियत समय के बाद आपको एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से जो है क्या करने पड़ेंगे, कम से कम एक बार जो है आपको क्या करने पड़ेंगे, अपडेट करने पड़ेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या चेंजेज हुए हैं क्या नहीं हुए हैं। तो इसका सही जवाब दरअसल क्या होता है, जैसे कुछ लोग का एड्रेस चेंज हो जाता है, कुछ काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं तो उनको लेकर के उन्होंने किया है। तो इसका सही जवाब क्या है भैया 10 साल। क्या है सही जवाब, 10 साल बाद जो है इन्होंने कहा है कि हम इसे जो है चेक करेंगे। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और बाकी आपका आधार नंबर नहीं चेंज होगा, आधार नंबर ऐसा है जो आपको एक बार मिल गया वो ज़िंदगी भर एक ही रहने वाला है। जैसे जो लोग नौकरी करते हैं ना उनको जैसे एक क्या नाम है श्रम मंत्रालय द्वारा एक नंबर मिल जाता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है, शायद उसे UIN नंबर ही कहता है अगर मैं गलत ना हूँ तो। कन्फ्यूजन है, UIN नंबर इसका होता है कि शेयर मार्केट का होता है, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां भारतीय आसियान समिट किस देश में आयोजित किया गया। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि कौन से नंबर का था, तो माय डियर ये नंबर है कौन सा आपका 19वां। अब पूछ रहा है कि किस देश में आयोजित किया गया, तो बताए किस देश में आयोजित किया गया भैया। आप जानते हैं ना आसियान में टोटल देशों की संख्या 10 है और भारत उसका भाग नहीं है। आसियान देशों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, ये आपसे कई बार पूछा था, उनमें कौन है आपका भारत शामिल नहीं है आसियान में। तो जितने लोगों ने यहाँ इसका सही जवाब क्या दिया, कंबोडिया जवाब दिया है, क्या कंबोडिया जवाब दिया है वो सही कर ले। कंबोडिया में भैया जो है ये आयोजन किया गया था।
ठीक है। और ये कौन सा 19वां था, ये 19वां आयोजन था। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल इंडिया भारत जो है आसियान का तीसरा जो है डायलॉग पार्टनर बना था 2013 में। तब से जो है ये डायलॉग भारत और आसियान और अन्य देशों के बीच जो चलता है उसका भारत का भी इनसे अपने आप चलता रहता है। ठीक है, तो चलिए भैया क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलेगा माय डियर, लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी को ध्यान में रख करके क्लासेस चलाई जा रही हैं। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होंगी आपकी पेपर तक सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये समय बहुत ही खास होता है आपकी तैयारी के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यूनाइटेड किंगडम के जनगणना के अनुसार भारतीय लोगों की जनसंख्या वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ये भैया यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा। दरअसल जो वहाँ पर इंग्लैंड एंड वेल्स की जो अपनी वहाँ पर क्या नाम है वो निकल कर आई है, जनगणना निकल गई। उस जनगणना के अनुसार ये बताया गया कि यहाँ पर इतने इतने लोग रहते हैं और इंडियन डायस्पोरा माने भारतीय प्रवासी, ठीक है, इनकी संख्या जो है हमारे देश की जनसंख्या का इतना प्रतिशत हिस्सा रखती है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है 2.5%। जी भैया 2011 का जो सेंसस आया था इंग्लैंड का उसके अनुसार 2.5% जो है वहाँ पर रहने वालों में भारतीय लोग हैं। सोचो 2.5% हमारे यहाँ मतलब यूके में भारतीय हो चुके हैं, जबकि अगर हम अपने इंडिया में देखें तो इंडिया में शायद जो है इतनी संख्या बौद्धों की भी नहीं होगी, अगर ध्यान से देखा जाए तो नहीं होगी, क्योंकि जितना मैंने हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मुझे जहाँ तक पता है बौद्धों की संख्या भी इंडिया में इतनी नहीं है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं। और देखो अगर क्लास अच्छी लगे ना, देखिए आप लोग से बात भेजिए, अगर क्लास अच्छी लगे ना तो अपने अन्य दोस्त को शेयर कर दिया करो। एक काम एक कर दिया कि आप भी पढ़ लो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है बताइए। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है बताइए। पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर क्या है स्वास्थ्य मंत्रालय। चलिए जवाब दीजिए, किसके द्वारा चलाई जा रही है भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, थोड़ा सोचिए, ये अच्छा प्रश्न, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ एक बार दिमाग लगाओ। तो जितने लोगों ने क्या पंचायती राज मंत्रालय जवाब दिया है वो सही कर लें। इस स्कीम में अंतर्गत है क्या, इसमें दरअसल ये है, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें दरअसल क्या होगा कि जितने भी आपके पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो स्कीम्स लागू किए जा रहे हैं उनको क्या होगा, उनको जो है उनका सर्वे निकाला जाएगा और इस स्कीम के अंतर्गत जो है पूरी चीज़ों का क्या, जितने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या कैसे हो रहा है, उसका पूरा क्या एक सर्वे रखा जाएगा। बस यही है, इस सर्वे करने के लिए है, जिसमें अंतर्गत जो पैसे आपको मिल रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उनका पूरा एक क्या एक आकलन करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। स्वामित्व का फुल फॉर्म होता है, अंग्रेजी में है तो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, सर्वे ऑफ विलेजेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। क्या है, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, इन विलेज एरियाज, ठीक है। यहाँ स्पष्ट कह रहा है विलेज एरिया, यानी क्या पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर के पास स्थापित किया गया। अभी हाल ही में भैया एक शहर में जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है स्थापित किया गया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब आप समझते हैं कि यहाँ पर देखिए जितनी भी तरीके से क्या होता है मतलब ट्रांसपोर्ट का काम होता है, उन सभी का जो है प्रयोग करके वहाँ पर एक पूरा पार्क, मतलब क्या होता है कि वहाँ सभी चीज़ों के जरिए आप सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका सही जवाब क्या है। तो भैया अभी चेन्नई में जो है, जी भैया चेन्नई से लेकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तक, जी भैया चेन्नई से लेकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तक अभी हाल ही में जो है ये क्या नाम है स्थापित किया गया। ये भारत का पहला है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भारत का प्रथम है भैया, ठीक है, जो आपके चेन्नई से लेकर के रिलायंस तक किया गया। अब जैसे आप सोचोगे कि इसमें होता क्या, इसमें बेसिकली फिर बताया मैंने कि जितने भी जैसे अंतर्राज्यीय या अंतराराज्यीय, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी कि जैसे मान के चलो आपके यूपी में या एमपी में कहीं भी
यहाँ पर मान के चलो जैसे आपको एक सामान दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो आप यहाँ पर जैसे जल का भी प्रयोग करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हवाई का प्रयोग करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो रेल का प्रयोग करेंगे, और बाकी रोड तो है ही। इन सभी का प्रयोग करके हम वहाँ पर किस तरह से जल्दी जल्दी सामान पहुँचा सकें और कुछ चीज़ें ख़राब ना हो। जल्द देखो, जितनी एक चीज़ कहावत है, जितना आपका रोड नेटवर्क यानी क्या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होगा, उतनी आपके देश की वृद्धि तेज होगी। ये बात सच है। और भारत अभी इसमें बहुत पीछे, अमेरिका में बहुत तेज़ी से वहाँ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नीति आयोग के विकास और समृद्धि के लिए एक संस्था स्थापित की है? जैसे भैया आपका केंद्र सरकार में नीति आयोग है ना, नीति आयोग है, ऐसे ही आपकी एक राज्य सरकार ने नीति आयोग के तर्ज पर एक जो है संस्था की स्थापना की है, ठीक है, इसी तर्ज पर। और उन्होंने कहा है कि ये जो है हमारे राज्य के विकास के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होगी उनको बताएगा। बेसिकली नीति आपका क्या एक थिंक टैंक है, आपको तो पता ही है, जो ज़रूरी चीज़ों को बताती है, समझाती है। योजना आयोग का ही नया वर्जन है, काम सारे लगभग नए योजना आयोग वाले ही हैं, बस नाम बदल दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? जी भैया, इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। उसका नाम क्या है? मित्रा। क्या नाम है? मित्रा, ठीक है, ये पूछा सकता है। तो क्या नाम है? मित्रा। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी क्या है, महाराष्ट्र में जो है इस संस्था को स्थापित किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, शक्ति योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है? शक्ति योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है? चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए भैया, यहाँ पर तभी आपको मैं चीज़ों को जब बताता हूँ ना, तो इसीलिए डिटेल में थोड़ा सा क्यों जाता हूँ, जिससे आपको समझ में आए। केवल अगर आपको मैं ऐसे बता के चल जाऊँगा तो आपको कोई मतलब की चीज़ें नहीं रह जाएंगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? शक्ति मंत्रालय। जी भैया, शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है शक्ति योजना चलाई जा रही है। इसमें देखिए, शक्ति स्कीम का बेसिकली मतलब यही है कि जो जिन पावर प्लांट्स को या जिन जगहों पर कोयले की कमी है, ठीक है, कोयले की कमी होती है, उनको कोयले की आपूर्ति में कोई कमी ना हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये योजना लागू की गई थी, ठीक है। और इसका जो है पीएफसी, इसका जो है नोडल आपका क्या है, एजेंसी है। बस इतना आपको जानना है, ओके। एक छोटी सी चीज़, इसके अंतर्गत 4,500 मेगावाट, जी भैया 4,500 मेगावाट जो है अगले 5 साल में उत्पादन करने का जो लक्ष्य है, वो शक्ति योजना के अंतर्गत ही शक्ति मंत्रालय द्वारा पूरी की जाएगी। ऐसा भी लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है, ओके। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत लाया गया? बताइए, किसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत लाया गया? जवाब दीजिए। देखिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो आपके देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मतलब अगर उनमें थोड़ा सा भी कोई भी अगर भेद देता है या उनकी जो है सुरक्षा को लेकर थोड़ी सी भी अगर क्या ऊपर नीचे होता है, तो आपके देश पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलिए आपके यहाँ पे बिजली पावर सेक्टर है, ठीक है, पावर एनर्जी सेक्टर है, ये आपका क्या है पता है? ये आपका जो है आता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है, इसमें पता है अगर कोई इसे छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए बहुत सख्त सज़ा है, मतलब उसे 10 साल तक की जेल तक हो जाती है। अगर इससे कोई छेड़छाड़ करता है 10 साल तक जेल हो जाती है, मतलब इतना ज़्यादा 10 साल तक जेल मिलना कितनी बड़ी बात होती है, मतलब मर्डर जैसा काम हो जाता है, सोचो कितना जो है। तो अभी हाल ही में भैया राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को जो है इसमें शामिल किया गया है। पहले ऑलरेडी 6 थे, अब मिल करके एक क्या टोटल कितने 7 हो चुके हैं, जो क्या हो गए हैं आपके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है शामिल होकर के इनकी संख्या 7 हो गई है। इससे पहले आपके जो सरकारी संस्थान थे वो तो थे ही, ट्रांसपोर्ट के थे, पावर एनर्जी थे, टेलीकॉम के थे, बैंकिंग के थे, और साथ ही साथ जो क्या नाम पब्लिक इंटरप्राइजेज जो महत्वपूर्ण जैसे कि आपके कई चीज़ें हैं, और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हाल ही में किसे लाया गया, तो आपका जवाब ये होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरिमऊ सैन्य शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ? हरिमऊ सैन्य शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ? बताइए। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर हरिमऊ का यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है? मलेशिया। जी भैया, भारत और मलेशिया आर्मी के बीच जो है ये हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया। आपका यहाँ पर इंडोनेशिया,
और फ्रांस, वियतनाम, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इंडोनेशिया के साथ आपका दरअसल होता है गरुड़ शक्ति। इंडोनेशिया के साथ आपका होता है गरुड़ शक्ति, यहाँ पर मैं सोचा बता दूँ। और उसके बाद साथ ही साथ आपका ऑस्ट्रेलिया, और क्या नाम है इसका, ये आपका युद्ध अभ्यास तो पता ही होगा आप लोग को। युद्ध अभ्यास होता है, क्या नाम है, अमेरिका और भारत के बीच। और फ्रांस के साथ होता है गरुड़। फ्रांस के साथ क्या होता है, गरुड़। ठीक है, एक कन्फ्यूज, देखो गरुड़ शक्ति अलग चीज़ है और गरुड़ अलग है, इन दोनों में ध्यान देना। ठीक है, ये एयरफोर्स के अंतर्गत किया जाता है। और जो इंडोनेशिया वाला है वो जो है दोनों देशों की तरफ से किया था, इसमें केवल एयरफोर्स शामिल होते हैं। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा, तभी आप जो है गलतियाँ नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया, बताइए क्या होगा। अगला प्रश्न है कि 27वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ आयोजित हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेंगे पेपर को तो आप में खुद देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट यहाँ पर जो है किया जाता है। फास्ट, चलिए भैया थोड़ा सा फास्ट करते हैं। यहाँ पर किसी ने कहा फास्ट, तो चलिए फास्ट होता है। तो देखिए जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, इजिप्ट। इजिप्ट में भैया जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, इजिप्ट में, इजिप्ट में अगर आपसे पूछेगा तो आप जान लीजिएगा क्या, शर्म अल शेख। ठीक है, शर्म अल शेख में हुआ है। और इससे पहले जो आयोजित किया गया था वो आपका ग्लासगो में आयोजित किया गया था। ठीक है, जो 26वीं बैठक हुई थी वो आपकी ग्लासगो में हुई थी। और जो आपका जो है इस साल 2022 का जो 27वां हुआ था वो आपके कहाँ पर, इजिप्ट शर्म अल शेख में हुआ था। क्लियर। और इसमें जो है 11 जो है, एक मिनट ये पूछ सकता है, 11 थीमेटिक डेज में जो है ये आयोजन किया गया था। 11 थीमेटिक दिनों के में अंतर्गत इसका पूरा आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों, तो 11, ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। भारत में भूमिगत जल के पुनः भरने में वर्षा का कितना प्रतिशत योगदान होता है। जैसे कि आपको पता है वर्षा का जल जब होता है, आपका जब भूमिगत जल होता है वो बहुत बड़ा योगदान रखता है उसको भरने में। तो इसमें पूछ रहा है कि वर्षा के जो भूमिगत जल को, अगर जो भूमिगत जल उसे भरना हो तो वर्षा का कितना प्रतिशत योगदान होता है, इसका जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया कितना प्रतिशत, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, जी भैया बता रहे हैं, बहुत जल्द ही बताएंगे, उसके लिए निश्चिंत है। क्या 61%, जितने ने क्या 61% जवाब दिया है वो सही कर लें। जबकि 39% जो आपका भूमिगत जल जो पुनः रिचार्ज होता है किसी अन्य सोर्स से, जबकि वर्षा से 61% जो है रिचार्ज होता है। ठीक है, रिचार्ज मतलब फिर से भरना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को और IUCN द्वारा संयुक्त रूप से लाए गए वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 1/3 ग्लेशियर किस सन तक खत्म हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है कि पर्यावरण से संबंधित प्रश्न अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, तभी मैंने कहा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बताइए भैया किस साल तक जो है विश्व के बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, विश्व के 1/3 ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। आपको पता है आपके भारत में सियाचिन ग्लेशियर है, उसके बाद साथ ही साथ क्या छोटा सिगरी ग्लेशियर है, गौमुख और चौमुखा, जो गंगोत्री और चौखंबा, हाँ चौखंबा है वो एरिया है। और आपका नंदा देवी एरिया जहाँ पर ग्लेशियर आपके कुछ मिलते हैं, तो ये सभी उसी ग्लेशियर के ही भाग है। तो विश्व के ग्लेशियर की बात की गई है। जिन्होंने क्या 2050 जवाब दिया है, क्या 2050 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर दे। इसी बात है भैया लाइक कर दे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अन्य क्लासेज आपको तभी मिलेंगी जब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। राष्ट्रीय बायो एनर्जी प्रोग्राम का पहला फेज होगा। ठीक है, पहला फेज किस वर्ष तक जारी रहेगा। देखिए भैया सरकार ने राष्ट्रीय बायो एनर्जी प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। इसके अंतर्गत ये है कि पहले फेज में जो है हम 858 करोड़ रुपया के अंतर्गत हम बायो एनर्जी के प्रयोग से, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का, बायो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का एक पार्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं, जैसे आपका विंड, सोलर एनर्जी हो गया और इन सब चीज़ें, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है। इतना तो कॉमन पता ही होगा, इतने दिन से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसके अंतर्गत, और बायो एनर्जी में क्या होता है, जैसे आपकी बिजली बनाई जाती है, गैस बनाई जाती है। ठीक है, और इन सब के बायो क्या कहते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 21-22 से लेकर के 25-26 तक। जी भैया, तो 25-26 तक, 2021 से लेकर के 22 से लेकर के 2025-26 तक जो है ये पहला फेज यहाँ पर लॉन्च किया, जिसमें 858 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वर्तमान में विश्व में इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है। जी भैया, इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो इसका देखिए ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोग कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये रखते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका क्या तीसरा जवाब दिया है, क्या तीसरा जवाब दिया, वो सही कर लें। देखिए भैया, चाइना और अमेरिका के बाद, फिर से बता दूं, चाइना और अमेरिका के बाद भारत है जो सबसे ज़्यादा क्या इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत क्या है ना, आपके इंडिया में जितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होता है उसका केवल 1.5% ही रिसाइकिल हो पाता है, जस्ट 1.5%। सोचो कितना कम है, कितना कम है, बताओ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, केंद्र सरकार ने किस आइलैंड के बहु विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? जी भैया, किस आइलैंड के क्या नाम है, विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? ये भारत का ही है, तो लक्षद्वीप, अंडमान, ग्रेट निकोबार आइलैंड या दादर एवं नागर हवेली, इसका बताइए क्या है। यहाँ पर भैया 72,000 करोड़ रुपए से, कितने, 72,000 करोड़ रुपए से यहाँ पर जो है इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। इसका सही जवाब क्या है? ग्रेट निकोबार आइलैंड। जी भैया, आप जब ग्रेट निकोबार देखेंगे तो सबसे नीचे आपका ग्रेट निकोबार पड़ता है आइलैंड। ठीक है, जब आप देखेंगे कभी भी आप मैप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? सी, ग्रेट निकोबार आइलैंड। और यहाँ पर देखिए दो जो है नेशनल पार्क हैं, एक आपका गैलेथिया है और एक आपका कैम्पफल है। गैलेथिया और कैम्पफल ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके ग्रेट निकोबार में है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, गैलेथिया और दूसरा कौन से आपका यहाँ पर कैम्पबेल। ठीक है, समझ के। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग के सामने कि भारत में प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? जी भैया, भारत में ही पूछ रहा है, भारत में ही कौन सा राज्य है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या कहते हैं इसे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, इसमें प्रथम स्थान रखता है? जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गुजरात, इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया भैया? गुजरात। जितनों ने क्या गुजरात जवाब दिया वो सही कर ले। गुजरात में टोटल खेती का मतलब जितनी आपके यहाँ इंडिया में खेती होती है उस खेती का जो है 31.5% अकेले कहाँ से आता है? गुजरात से आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर आपका आता है क्या? मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, तीसरे नंबर मध्य प्रदेश आता है और फिर आपका महाराष्ट्र आता है 5वें नंबर पर, चौथे नंबर पर केरल आता है। ठीक है, चौथे नंबर पर यहाँ पर केरल आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत के डाटा है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यूपी का इसमें शेयर बहुत कम है, यूपी में महज 6.2 ही होता है। और अगर देखा जाए तो केरल के बाद यूपी का ही नंबर आता है, तो छठे नंबर पर आपका यूपी है। ठीक है, छठे नंबर पर आपका यूपी है। एमपी का कौन सा है भैया? आपका तीसरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा बाजरा को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो बनाया गया है, इसकी जो समारोह है या समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? बताओ। अरे यार चलो जवाब दो। स्विट्जरलैंड में किया गया, इटली में किया गया, अमेरिका में किया गया, फ्रांस में किया गया? बताओ कहाँ पर किया गया, इसका सही जवाब क्या होगा? दरअसल 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, मिलेट माने क्या? बाजरा होता है। बाजरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिलेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब पूछ रहा है कि इसका जो है इसके संबंधित एक समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह का आयोजन कहाँ किया गया बताइए? स्विट्जरलैंड में, इटली में, अमेरिका में, फ्रांस में। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है? इटली। जी भैया, इटली कहाँ है? रोम जो है इटली की राजधानी है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बी जवाब दिया, जी हाँ डियर, जितने ने क्या बी जवाब दिया है वो सही कर लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव किस राज्य से संबंधित है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये गांव कहाँ से आ गया हम लोग के लिए पेपर में, ये गांव हम लोग पढ़ेंगे तो फिर कितना गांव पढ़ लेंगे। जी भैया, गांव इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये जो है इस राज्य सरकार द्वारा उसका पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया गया। जी भैया, इस राज्य का, जो इस राज्य में स्थित हैं उस राज्य का पहला क्या है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो है घोषित किए गए। और ये किस राज्य के भैया गांव है? तो इसका सही जवाब क्या है? तमिलनाडु। तो क्या तमिलनाडु जवाब दिया और सही कर ले। तमिलनाडु राज्य के ये गांव है जिनका नाम क्या है? मीनाक्षीपुरम और अरिटापट्टी, जो उनके मदुरई जिले में, कौन से? मदुरई जिले में भैया वो जो है स्थित हैं। और इनको क्या नाम है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो है किया गया। दरअसल इनके देखो ऐसे नहीं कि ऐसे कर देते, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जैसे बहुत अच्छी अच्छी पक्षियों की स्पेसीज पाई जाती हैं,
ठीक है। और यहाँ पर आपके ऐतिहासिक तौर पर कई चीज़ें हैं, जैसे मंदिर हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसी आपको क्या नाम है पत्थरों से निर्मित चीज़ें देखने को मिलेंगी जो अपने आप में आकर्षक हैं। तो उसको सहेजने के लिए जब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित करते हैं तो उनका संरक्षण किया जाता है, सबको ऐसे जाने नहीं दिया जाता, तमाम चीज़ों का फ़ायदा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगर ये जान लेना ना कि भारत का पहला जो है वो कर्नाटक में जो ये किया गया है, ये तो तमिलनाडु का है, भारत का पहला कर्नाटक में 2007 में जो है ये घोषित किया गया था, भारत का पहला, ठीक है। किस देश ने चावल की ऐसी प्रजाति विकसित की है जिसे साल भर उत्पादित किया जा सकता है और उसके लिए उसे प्रत्येक साल प्लांट करने की ज़रूरत नहीं है? ये देखो, ये भी अपने आप में बहुत लाजवाब प्रश्न है। क्यों मैं कह रहा हूँ पर लाजवाब है? दरअसल भैया एक जो है चावल की वैरायटी है जिसका नाम है PR23। क्या नाम है? PR23। ये इन चारों में से एक देश द्वारा विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत पता है क्या होगा, आप चावल को एक बार क्या कर दीजिए, प्लांट कर दीजिए। जैसे आप लोग चावल का प्लांट कर मतलब बोना होता है, बो दो। बोने के बाद क्या होगा, आपको बार बार उसे बोने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है 4 साल तक 8 बार 4 साल तक आप लोग क्या कर सकते हैं, 8 बार आप उसी बोए हुए से क्या कर सकते हो, फसल उगा सकते हो। सोचो 4 साल में, यानी एक साल में 2 बार जो है आपको वो फसल देगा। सोचो इसका सही जवाब क्या है? चीन। जी भैया, चीन ने ये कारनामा किया है, चीन ने ही ये कारनामा किया है। और वो कह रहे हैं कि इससे जहाँ 58% जो है, कितने 58% जो आपके लेबर होता है, मजदूरी की बचत होगी, वहीं करीब करीब 49% आपका जो इनपुट कॉस्ट होता है, यानी कि जो बोने में और उसको मतलब बैठाने में जो खर्चा लगता है, उसमें 49% की कमी आएगी। सोचो तब तो किसान बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। खैर किसान ही तो है जो अमीर नहीं होना चाहता। जिस दिन किसान अमीर हो गया उस दिन अच्छे अच्छे गरीब हो जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी मातृभाषा सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय हिंदी बोलते हैं? चलो बताओ भैया, एक गृह मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट लाई गई थी जिसका नाम क्या था, मातृभाषा सर्वे, ठीक है, मातृभाषा सर्वे रिपोर्ट। इसके अनुसार पूछ रहा है कि हिंदी बोलने वाले लोग कितने प्रतिशत है कुल हिंदी बोलने वाले में, मतलब कुल भाषा बोलने वालों में से। आपको पता है भारत में 19,500 भाषा बोलियाँ बोली जाती हैं। जी भैया, लैंग्वेज और डायलॉग्स, कितने 19,500 भाषाएं और बोलियां हैं हमारे देश में। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, करीब 43%। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 43.6 था, लेकिन ऐसे एग्जैक्टली तो बहुत कम ही है। तो 43.6 कही या 43% लोग हैं जो भारत में क्या हिंदी बोलते हैं, और इसीलिए क्या इसे मदर टंग भी कहा जाता है भारत का, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? चलिए भैया, आज का आखिरी प्रश्न है, फिर कल मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो बताइए अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जा रहा है, जवाब दीजिए। फिर बता रहा हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस तभी आप देख पाएंगे जब आप मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है, लाइक करना फ्री है, सब कुछ फ्री है। केवल आपको रिचार्ज करना पड़ता है। तो रिचार्ज करने के बाद आप तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मेरी इस क्लास के लिए आपको 1 भी रुपया लगाना नहीं पड़ता, ऐसी मैं आपको सुविधा दे चुका हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और साथ ही साथ बार बार बताया गया है सारी क्लासेस ज़रूर से ज़रूर लीजिए जो भी दिन भर में चलाई जा रही हो। तभी पता लगेगा, ये नोटिफिकेशन तभी आता है जब आप उससे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देते हैं। तो यहाँ पर आज के आखिरी प्रश्न का सही जवाब क्या है? नीति आयोग। जी भैया, नीति आयोग द्वारा जो है अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जैसे इसके क्या नाम है, नीति आयोग द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है एम, अटल इनोवेशन मिशन। इसी अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत ही अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है ये चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है 1 करोड़ रुपया की जो है ग्रांट दी जाएगी किसी भी कंपनी को जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत हैं, और वो क्या करें, वो जो है भविष्य को देखते हुए कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएँ जिससे समाज को और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम इसी की तरफ है। तो इसी 23 प्रश्नों के साथ आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। जाते जाते एक बार फिर से कहूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, लाइक नहीं किए हो कर दो, और हाँ शेयर किए बिना मत जाना। क्लास कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताना। ओके बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू।